नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से। कल हमने कक्षा 6 का अध्याय राजस्थान एक परिचय के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे, तो उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। कल हमारा चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, तो मैं उसके आगे से शुरू करता हूँ कल जहाँ हमने ख़त्म किया था। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम धर्म, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कल हम यहाँ पर थे, तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि ये जैसे हिंदूमल कोट यहाँ से शुरुआत होती है किसकी दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन की, जो पाकिस्तान के साथ में हमारी जुड़ी हुई है। रेड क्लिफ रेखा, तो इसका जुड़ाव कहाँ से शुरू होता है? हिंदूमल कोट से लेकर जो श्री गंगानगर में स्थित है बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक। और इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। तो ये आप जरूर याद रख लें, कभी कभी पूछा जा सकता है। और रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है, इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण किया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत और पाक के विभाजन के समय में। सर सिरिल रेडक्लिफ, है ना, सिरिल सर सिरिल रेडक्लिफ एक वकील थे। इनके द्वारा इस काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। चलिए, तो ये हमने बातें जान ली है। अब देखिए एक दो फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ जो हमारी इस पुस्तक में लिखे गए हैं। जैसे कि ऐसे जो जिले हैं, जिले राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हो गया भाई? पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाते हैं और अन्य राज्यों के साथ में भी सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं? तो ओनली इसमें दो जिले हैं। दो जिले कौन कौन से हैं? एक आपका श्री गंगानगर, एक है गंगानगर, और पहले नंबर पर गंगानगर है, दूसरे नंबर पर आपका बाड़मेर है। ठीक है, ये आप दो बातें याद रखें। इसकी सीमा किस साथ लगती है दोस्तों? एक पाकिस्तान के साथ लगती है और दूसरी पंजाब के साथ में। ठीक है, पंजाब के साथ। और बाड़मेर की लगती है पाकिस्तान और गुजरात। ठीक है, तो ये दो ही मात्र जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से लगती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि हम देखें कि राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं, जिले जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है, दो राज्यों से। देखो फैक्ट खूब सारे बन सकते हैं, पर हमारा फोकस ओनली कक्षा 6 को है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये फेवरेट बुक है आरपीएससी की भी और आरएसएसपी की भी। तो इसमें एक है दोस्तों आपका हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़, इसकी पंजाब और हरियाणा, HR लिखा है, हरियाणा के साथ में सीमा लगती है। दूसरा आपका है दोस्तों डीग, डीग की सीमा लगती है हरियाणा और यूपी के साथ में। तीसरे नंबर पर आता है आपका धौलपुर, धौलपुर की सीमा लगती है यूपी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और चौथे नंबर पर है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा की सीमा लगती है आपकी एमपी और गुजरात के साथ। अब देखिए ये हमारा मैप है। अभी हमने क्या जाना था? अभी मैं आपको बता रहा था इसमें कि सीमाएं किस किस के साथ लगती है। तो हनुमानगढ़ का मैंने आपको बताया। देखिए हनुमानगढ़ की सीमा यहाँ पर, एक सेकेंड, हनुमानगढ़ की सीमा यहाँ पर तो लग जाती है पंजाब में, पंजाब के साथ, और यहाँ हरियाणा के साथ में। ठीक है, ये उसके बाद में डी का अपना नया जिला बना है, तो डी की यहाँ पर हरियाणा के साथ, HR के साथ, और यहाँ पर यूपी के साथ लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये धौलपुर है, तो धौलपुर की सीमा किसके? यहाँ यूपी के साथ में और यहाँ पर MP के साथ में लगती है। ठीक है, फिर ये हो गया आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की सीमा MP के साथ में लगती है और यहाँ पर गुजरात के साथ में लगती है। तो ये हमें बातें मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से भी समझा दी है और मैंने वैसे फैक्ट में भी
लिख दिया है, तो उसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 2-4 फैक्ट और है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कभी हमारे को कि भाई राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले पर पड़ती है? अब ये सोचो कि भाई सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? जो सबसे साउथ में होगा, देखो आप, सबसे साउथ में जो होगा वहीं पर पड़ेगी। सीधी सी बात है भाई, साउथ में कौन सा है? बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा में पड़ेगी। ये याद रखेंगे। कैसे? क्योंकि हमने जाना था कि एक, मैं आपको मैप से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आई थिंक उससे आपको बड़ी आसानी रहेगी। ये अपना वर्ल्ड का मैप है। चलिए, ठीक है, तो इसमें आप देखिए वर्ल्ड के मैप में, कल वैसे मैंने आपको इक्वेटर भी बना के समझाया था। वर्ल्ड के मैप में देखिए, तो यहाँ पर रेखा गुजरती है कौन सी? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, और एक 23.5 डिग्री लगभग यहाँ से गुजरती है। तो ये जो 0 डिग्री है, ये वाला, ये क्या हो गया? आपकी विषुवत रेखा, इक्वेटर है। ये आपका 23.5 डिग्री है, आपका कर्क रेखा है जो राजस्थान से भी होकर गुजरती है। और ये है आपकी कौन सी? मकर रेखा है। तो सूर्य जो है ना, सूर्य भगवान हमेशा यहाँ पर चमकते हैं। कहाँ पर चमकते हैं? ये इसमें कुछ हमारे पास में वो होगा डायग्राम बनाने के लिए। ये देखो आप, कहते हैं ना भाई उत्तरायण आया है ना? तो उत्तरायण आया, उत्तरायण आने का मतलब क्या हुआ है कि भाई सूर्य ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये आपके क्या हो गया? ये सूर्य है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आता है, तो ये उत्तरायण। और एक होता है साउथ में, उसको बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है, तो ये जब सूर्य हमेशा दोस्तों, जो इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? हमेशा सीधी पड़ती है। और जब सूर्य उत्तरायण में आएगा, उत्तरायण कब आता है आपको पता है? जनवरी में आता है। तो जनवरी में जब उत्तरायण आता है, तो उस समय क्या है कि सूर्य भगवान की स्थिति ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ऊपर की तरफ आती है, तो जब ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर सन आ जाएगा, तो फिर सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? राजस्थान पे पड़ेगी। तो जब ये सन यहाँ पर आ गया, तो उस समय क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा पर सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि बांसवाड़ा सबसे साउथ में है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट समझे आप कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले पर पड़ेगी? बांसवाड़ा पे पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर करवा दिया, अगर मैं आई थिंक नहीं हो रखा हो तो हो गया। दूसरा, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर। क्यों सर? गंगानगर भी इसलिए पड़ती है क्योंकि गंगानगर सबसे नॉर्थ में है। ये देखिए, अब ये यहाँ पर तो ये आप यहाँ जानेंगे, यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर तो ये अगर मान लो ये बांसवाड़ा है, और गंगानगर कहाँ? ये देखो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ देखो बड़ा पॉइंट बना दिया है, ये मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये यहाँ गंगानगर, तो यहाँ पर अगर सन है, तो यहाँ से तो एकदम सीधी सीधी किरणें तो यहाँ पर दे दी, और गंगानगर पे तो कैसी पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। ठीक है, अब ये राजस्थान के मैप में भी आप देखो कि अगर सन आपका इस तरफ सीधी किरणें दे रहा है, तो फिर गंगानगर सबसे ऊपर है ना। तो ये हनुमानगढ़ से भी ऊपर गंगानगर की सीमा रेखा जाती है, तो गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। तो ये 2-4 बातें और हमने जानी है, ये आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट हम देखते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। ठीक है, नागौर। अभी मैं और बताऊंगा इसको मैप से भी। और मध्यवर्ती गांव, यदि आपसे यह पूछे कि भाई मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो वो हो गया दोस्तों लाम्पो लाई
कोई है क्या लामपुलाई गांव से? तो ये भी आपका कहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है नागौर में ही होगा। अभी मध्यवर्ती जिला नागौर कैसे, ये देखो आप, सबसे मध्य में कौन सा है? नागौर ही है। अभी नागौर ही मध्यवर्ती है सबसे। आप इधर से देखो तो भी नागौर लग रहा है, इधर से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से, तो नागौर एकदम बीचों बीच में आता है। तो इसलिए हम ये याद रखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात है कि राजस्थान में राजस्थान में एक ऐसा जिला, राजस्थान में जिला जिसका जिसका कुछ हिस्सा उसके मुख्य भूभाग से अलग है। तो वो कौन सा हो गया आपका? चित्तौड़ हुआ। कैसे हुआ इसको भी समझ लेते हैं। वापस आओ मैप की तरफ। देखो, ये देखो, ये रहा चित्तौड़। मैं आपको इसे समझाता हूँ। ये देखो, ये रहा चित्तौड़। ठीक है। तो ये चित्तौड़ है आपका। ये चित्तौड़, ये भी, ये भाग की, ये जो भाग है ना, ये भी चित्तौड़ का हिस्सा है। ठीक है। वापस से समझा रहा हूँ, वापस से क्लीन करके बता रहा हूँ कि ये भाग चित्तौड़ का है। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भीलवाड़ा बीच में आ गया, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये भी चित्तौड़ का है। तो ये मुख्य भूभाग से क्या अलग है, बीच में क्या एमपी का एरिया आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको यह समझाना चाहा है मैंने आपको इसके माध्यम से। ठीक है। वापस, राजस्थान में जिला जिसका कुछ हिस्सा उसके मुख्य भूभाग से अलग है, तो वो कौन सा हो गया आपका? चित्तौड़ हो गया। अगला देखो, अगली बात जानते हैं कि ऐसे जो जिले जो दो अलग अलग स्थानों पर, देखिए, राजस्थान के जिले जो दो अलग अलग स्थानों, मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड तेज करके देख लिया करो। अलग अलग स्थानों पर अंतर राज्यीय अंतरराज्यीय, एक सेकंड, ये गलत लिख दिया, मात्रा की मिस्टेक भी स्वीकार नहीं है, सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए? एक आपका हो गया कोटा, और दूसरा कौन सा हो गया? चित्तौड़। कैसे हुआ इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये अपना मैप आ गया। ठीक है। हमने क्या प्रश्न क्या था हमारा कि दो अलग अलग स्थानों पर अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इसको क्लियर करते हैं एक बार। देखिए, एक मैंने आपको बताया था कोटा। कैसे हुआ ये देखो आप, कोटा की यहाँ पर सीमा बन रही है, ये रहा कोटा। कोटा की एक सीमा यहाँ से बन रही है एमपी के साथ में, ये एमपी है यहाँ पर। और देखो, यहाँ से कोटा ऊपर जा रहा है, एक कोटा की सीमा यहाँ बन रही है। ठीक है। 12 की कंप्लीट सीमा एक साथ है, कोई अलग नहीं है। झालावाड़ है तो इसकी सीमा देखो आप एकदम साथ साथ में है, कोई अलग नहीं है। तो कोटा की सीमा एक यहाँ पर एमपी के साथ में हो गई है, और दूसरा इस स्थान पर एमपी के साथ होगी। अब चित्तौड़ देखो आप। ठीक है। दूसरा कौन सा था? मैंने बताया चित्तौड़। चित्तौड़ की एक यहाँ पर सीमा एमपी के साथ में हो गई, और दूसरा यहाँ पर भी एमपी के साथ में हो गई। तो ये दो ही है। अभी प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ एक साथ है, बांसवाड़ा की एक साथ है, 1600 किलोमीटर है, डूंगरपुर एक साथ है, उदयपुर एक साथ है, सिरोही एक साथ है, जालोर एक साथ है। क्लियर? कोई डाउट नहीं सर? और कोई होगा? नहीं है। सवाई माधोपुर एक साथ, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खेरथल, तिजारा, देखो सबकी, है ना। ये आपका कोटपुतली, बहरोड हो गया, ये सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू, हनुमानगढ़, देखो किसी की भी अलग नहीं है, एक साथ ही। तो यानी कि कोटा और चित्तौड़ ओनली ऑन, ये दो जिले ऐसे हैं, दो जिले ऐसे जो अलग अलग स्थानों पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगली बात कि भाई राजस्थान के सबसे निकट, सबसे निकट समुद्री भाग,
कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है। ये आप जानते ही हैं गुजरात में स्थित है, लगभग ये 225 किलोमीटर है। इसके अलावा तो समुद्र बहुत दूर है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी है। ठीक है। अब एक बात और याद रखें कि भाई राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है, जो दो जिलों से होकर गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है। कैसे गुजरी अभी बताता हूं मैं आपको, पुनः ले चलते हैं यहीं पर आपको मैप की तरफ। ये देखो दोस्तों, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये थोड़ा ऊपर बना दी मैंने, ये वैसे नीचे होती है, इतनी ऊपर नहीं है। ये इस प्रकार से, ये हो गई आपकी कर्क रेखा। ठीक है। ये एरिया जो है इसका, ये कितना होगा? 26 किलोमीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो ये बात समझ में आ गई। और कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? ठीक है। कर्क रेखा के निकट नहीं, सॉरी, यहां लिखते सर्वाधिक निकट। ये सर्वाधिक निकट शहर कौन सा हो गया? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ है? ये आपका बांसवाड़ा में। ठीक है। चलिए, तो ये जरूर याद रखना चाहिए। और एक और चीज बता देता हूं मैं आपको इसमें, ये अपने वर्ड में अब जान लिया। और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, शहर होना एक अलग बात है और जिला मुख्यालय होना अलग बात है। ठीक है। तो मुख्यालय कौन सा है आपका? बांसवाड़ा, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। तो ये बताया गया है इस पुस्तक में। एक और चीज इस पुस्तक में बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जनरल नॉलेज में भी काम आएगी और ये आपकी रीजनिंग में भी काम आएगी। तो ये दोस्तों कौन सी? पूर्व दिशा, ये आपकी उत्तर, ये पश्चिम, और ये आपकी दक्षिण। 4 दिशाएं आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं इनको। देखिए, उत्तर और पूर्व के जो बीच का कोण होता है, इसे ईशान कहा जाता है। ईशान कोण कहते हैं कि ईशान कोण की तरफ मुख करके यदि आप पढ़ाई करते हो तो आपको ज्यादातर याद रह जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का कौन सा कोण कौन सा है? वायव्य। ठीक है। ये पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सा? आग्नेय। कहते हैं आग्नेय कोण में रसोई बनानी चाहिए, वास्तु में कहते हैं, है ना। चलिए, ये आग्नेय कोण है। और ये वाला कौन सा हो गया? दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य। ये 4 कोण है, इनको भी हमें याद रखना चाहिए। तो ये बातें इस पुस्तक में आती है। उसके अलावा दोस्तों संभागों के बारे में बताया गया है कि भाई 7 संभाग है। ठीक है। राजस्थान में कितने? 7 संभाग है। पहला संभाग कौन सा है? उदयपुर। ऐसे पहले कोई लाइन नहीं लगी, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। एक संभाग कौन सा? उदयपुर है। उदयपुर में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ठीक है। दूसरा संभाग अजमेर। ये बिंदी कैसे लग गई? हिंदी को हटाओ, थोड़ा अच्छा लिख दो, अजमेर। अजमेर में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 6 जिले आते हैं। तीसरे नंबर पर जयपुर लिखते हैं हम। जयपुर संभाग कितने जिले आते हैं? 7 जिले।
चौथे नंबर पर संभाग कौन सा आपका? जोधपुर। जोधपुर संभाग में कितने? 8 जिले आते हैं। पांचवें नंबर पर कोटा। कोटा संभाग कितने? 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। 6 पे हम देख लेते हैं कौन सा हो गया? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। ठीक है, करणी माता बीकानेर से ही है, उनके बारे में मैंने शॉर्ट बनाया, वो आप जरूर देखें। इसमें 4 जिले आते हैं। और 7वें नंबर पर कौन सा हो गया? भरतपुर। भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें। अब देखिए, इनमें भी 2-4 चीजें हैं। ये जो जनसंख्या से संबंधित कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर संभाग, इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ है, परंतु ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? अगर पूछ ले तो आप बताएंगे उदयपुर। ठीक है, चलिए। इसके अलावा उदयपुर संभाग में एसटी सर्वाधिक है, अनुसूचित जनजाति, और जो अनुसूचित जाति एससी न्यूनतम है। ठीक है, ये 2 चीजें, ये 3 फैक्ट, यानी कि उदयपुर संभाग जो है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, दूसरी बात है अनुसूचित जाति यानी कि एससी इसमें न्यूनतम है, और अनुसूचित जनजाति इसमें सर्वाधिक है। क्लियर है? चलिए, ये बात जरूर याद रखें। अजमेर संभाग के बारे में कुछ ऐसी खास बात नहीं है। इसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखें तो इसमें सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अजमेर संभाग बनाता है, क्योंकि बीचों बीच में एकदम आया हुआ। जयपुर संभाग के बारे में हम बात करते हैं। मैं ये तीर करके बता रहा हूँ। जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर संभाग में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जयपुर से है, सब जगह से है वैसे तो। सर्वाधिक जनसंख्या भी इसमें है, और सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व भी सर्वाधिक इसमें जयपुर संभाग में है। ये जरूर याद रखेंगे। और दूसरी बात इसकी ये याद रखेंगे, एससी सर्वाधिक है। पूछा जाए कि भाई एससी सबसे ज्यादा किस में है ना, तो आप बताएंगे अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, जनजाति की नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जब जोधपुर संभाग के बारे में, जोधपुर संभाग की क्या खासियत है कि सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग। ठीक है, तो ये हो गया आपका जोधपुर। और न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या जोधपुर संभाग की है। कोटा संभाग की क्या खासियत है सर? इसकी सर्वाधिक नदियां। ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। नदियां कोटा संभाग में स्थित है, ये याद रखेंगे। सबसे ज्यादा सर्वाधिक नदियां हैं, तो यहाँ पर वर्षा भी यहाँ पर सर्वाधिक होती है, और यहाँ पर आर्द्रता भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बीकानेर संभाग जो है, ये न्यूनतम नदियां बीकानेर संभाग में। ठीक है, चलिए। और भरतपुर संभाग में सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा हो गया आपका? भरतपुर। लिंगानुपात, देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्लास में, क्योंकि एक तो मैं लिखता हूँ तो थोड़ा समय लगता है। आपको लगता होगा भाई एक चैप्टर में 1 घंटा लग गया है, पर वो बात वो है कि मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है ना। खाली फैक्ट नहीं दिए है, और कोई ऐसा नहीं है कि खाली फैक्ट ही मैं आपको आके यहाँ पे बाँचने लग गया, है ना। तो वो बात नहीं है कि भाई मैं पीपीटी बना के ला रहा हूँ, उसी को पढ़ के
वही पाठ कर रहा हूँ। तो लिखने में और फिर समझाने में आप भी जानते हैं दोस्तों समय लगता है। क्वालिटी चाहिए तो आपको समय देना ही पड़ेगा। ठीक है? तो आप सभी का धन्यवाद। आप क्लासेस देख रहे हैं, इसी प्रकार देखते रहिएगा और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर जॉइन आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये एग्ज़ाम धर्म अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर जॉइन कर लेना। लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार है। थैंक यू सो मच। अब कल आपको इसका पाठ दूसरा मिलेगा, वो एक ही क्लास में जल्दी से ख़त्म करेंगे। ठीक है? तो वो राजस्थान का इतिहास से संबंधित है, तो हम उस पर कल चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।